हेलो सभी को मेरा नमस्ते। मैं विवेश आप सभी का विजयपथ कंपटीशन क्लासेस पीलीभीत में हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। मैं आज हम लोग पहली बार बात कर रहे हैं, शायद पहली बार हम लोग की आज क्लासेस होगी। तो मैं आज एग्रीकल्चर की बात करूंगा, जो कि बेसिक एग्रीकल्चर है और जनरल एग्रीकल्चर है। और बेसिक एग्रीकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर का इन द सेंस ये हुआ कि ये किसी भी एक प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए नहीं है। देखा जाए तो इंडियन एग्रीकल्चर, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे एफसीआई हो, या फिर कोई ऐसा एग्ज़ाम हो जिसमें करंट्स अफेयर आती हो, या फिर यूपी जीके, या फिर भारत जीके, मतलब इंडियन की जो करंट अफेयर होती है और जनरल नॉलेज होती है, उन सभी में भारतीय कृषि का कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं भारतीय कृषि की। देखिए, भारतीय कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें किसान तो है ही है, साथ में पूरी जनसंख्या, उसके बाद में पूरा वर्ल्ड अगर देखा जाए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। चलिए शुरू करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, पर क्यों है इसका भी रीजन जानते हैं। क्योंकि भारत की 48% पॉपुलेशन, अर्थात 48% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि से निर्वाह करती है या कृषि पर निर्वाह करती है। अब मैंने आपको जैसे 48% बताया, आप अगर इसको गूगल पे चेक करेंगे तो आपको अलग अलग डाटा देना शुरू कर देता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 48% बताया, तो अकॉर्डिंग टू नाबार्ड, 48% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर है। एक डाटा तो ये हो गया। दूसरा डाटा आपको मिलेगा आईसीएआर का, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा, न्यू दिल्ली। जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको 55% मिलेगा। देखिए कितना वेरिएशन है। नाबार्ड बोल रहा है कि 48% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर इन इंडिया, और आईसीएआर बोल रहा है कि 55% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अब हमें क्वेश्चन कैसे सही करना है। अगर हमसे अकॉर्डिंग टू नाबार्ड पूछेगा, मतलब नाबार्ड के द्वारा पूछेगा, बात कर लेते हैं छोटी सी नाबार्ड पे। नाबार्ड का मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। नाबार्ड, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। नाबार्ड की स्थापना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब हमारे यहाँ का पीएम, यानी कि हमारे यहाँ की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। देखिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है क्योंकि यहाँ की 48% पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर है, मतलब प्रत्यक्ष रूप से 48% जनसंख्या कृषि पर निर्वाह करती है। और ये डाटा जो हमारा है, मैंने जो 48% बोल रहा हूँ, वो मैं बोल रहा हूँ अकॉर्डिंग टू नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। दूसरा डाटा जो हमारे पास आता है वो होता है आईसीएआर का, इंडियन काउंसिल रिसर्च एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, जो कि पूसा, न्यू दिल्ली में है। और इसके अकॉर्डिंग 45% डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, इंडिया इकोनॉमी 55%।
इसके बाद में हम बात करते हैं भारत में कृषि। अब देखिए, मैंने थोड़ा सा क्लू बना के रखा था जिससे बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे। दरअसल आज मेरा पहली बार स्मार्ट बोर्ड पे है ना, तो थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, बस थोड़ा सा राइटिंग का इशू रहेगा, तो आप लोग उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। देखिए, मेरी राइटिंग से तो कुछ होना नहीं है। हाँ, बस इतना ज़रूर होगा कि अगर मेरा पढ़ाया कहीं पे आपको 1 या 2-4 क्वेश्चन मिल जाते हैं ना, तो उससे आपका कल्याण ज़रूर होगा। तो कोशिश करिएगा आप मेरे ज्ञान का आकलन ना करें, मेरी राइटिंग का आकलन ना करें, इसको ना देखें, बस आप दिए हुए ज्ञान को देखें ताकि आपके प्रॉपर काम आए। अब हम बात करते हैं भारत, पहले हमने भारतीय कृषि की तो बात कर ली, अब हम बात करते हैं भारत में कृषि। तो 1951 यानी कि 1951 में भारतीय कृषि की जीडीपी में भागीदारी 51% थी। हाँ जी, 1951 में भारतीय कृषि की जीडीपी में भागीदारी 51 यानी कि 51% थी। 51 भी मिलेगा आपको, 52 भी मिलेगा, और मैं आपको सच बताऊं तो इसका रियल डाटा 52% है। उसके बाद में जब हम 20 और 21 की बात करते हैं कृषि की भागीदारी की जो जीडीपी में है, तो यहाँ पे आपको मिलेगी 19.9%। ये हो गया 1951 का डेटा। उसके बाद में ये सबसे पहला डेटा है। उसके बाद में जो दूसरा डेटा आता है, अब बहुत ज़्यादा बीच का डाटा तो हमें ज़्यादातर मतलब है नहीं, क्योंकि आपसे जब क्वेश्चन पूछेगा तो ये सबसे फर्स्ट पूछेगा, या तो एक ईयर का बैक पूछेगा, या तो फिर सिमिलर ईयर का पूछेगा, जो ईयर चल रहा होगा उसका। तो जो हमारा 2021 और 22 में रहेगा वो भी 19.9 होगा, क्योंकि अभी 2022 और 23 का तो डाटा आया नहीं है, और जब ये आएगा तो आपको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर आपसे वर्तमान में पूछता है कि भारतीय कृषि का जीडीपी में योगदान कितना है, तो आप 19.9 बताएंगे और आंसर आपका सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब राष्ट्रीय आय की गणना हेतु केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा गणना। देखिए, एक हमारे यहाँ केंद्रीय सांख्यिकी जो बोर्ड है उसने मानक लिया हुआ है, और वो मानक क्या है, 3 क्षेत्र लिए हैं, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी, मतलब 3 क्षेत्रों को लिया गया है। बात कर लेते हैं इसकी। देखिए, सबसे पहला हमारा है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र, तीसरा तृतीय क्षेत्र। अब अगर प्राथमिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो यहां से प्राथमिक क्षेत्र में हमारा आता है कृषि। देखिए, इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आपको ये मिलेगा। राष्ट्रीय आय की गणना हेतु केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा 3 मानक माने गए हैं, जिसमें प्राइमरी आपको मिलेगा, सेकेंडरी मिलेगा, और थर्ड यानी कि थर्ड वाला जो मिलेगा इसे हम टेरिटरी बोलते हैं, टेरिटरी क्षेत्र बोलते हैं, या फिर टेरिटरी एरिया बोलेंगे इसे। तो हमारा प्राथमिक क्षेत्र में कृषि हो गया, सेकेंड वाले में आपका हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में हमारा हो जाएगा सेवा। अब अगर हम कृषि से बात करते हैं, ये हमारा परसेंट में होगा, मैंने एक इशू बना रखा था। अब हम यहां से अगर बात करते हैं तो 19% 19% हमें किसी से मिलता है, ठीक है, और द्वितीय क्षेत्र उद्योग से यानी कि हमें इससे मिलता है 26%, और तृतीय क्षेत्र यानी कि जो हमारा सेवा कर है इससे हमको 55% मिलता है। अब देखिए, बात कर लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में हमारा कृषि आता है जिससे हमें 19% मिलता है। उसके बाद में द्वितीय क्षेत्र आता है जिसे उद्योग क्षेत्र होते हैं। अब जो कृषि क्षेत्र से आया वो आया हमारा फसलों उत्पादन से। फसलों उत्पादन से, जो कि हमारा क्रॉप प्रोडक्शन होता है। और अगर हम औद्योगिक क्षेत्र में जाते हैं तो औद्योगिक औद्योगिक क्षेत्र का एग्जांपल जैसे हमारी फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्रियां हो गई, और हमारे कारखाने हो गए। और जब हम तीसरे क्षेत्र में जाते हैं जिसको हम सेवा कर बोलते हैं या फिर टेरिटरी एरिया बोलते हैं, तो जिससे हम सेवा लेते हैं, सर्विस एरिया जो हमें प्रोवाइड करते हैं। सर्विस हमें कौन प्रोवाइड करता है? सर्विस हमें प्रोवाइड करता है डॉक्टर,
और हमें सर्विस प्रोवाइड करता है वकील। अब आप अगर 1951 की बात कर रहे थे तो वहां जीडीपी में आपको 52% मिल रहा था और यहाँ पे आपको सिर्फ 90% मिल रहा है। पहले तो बहुत ज्यादा था और अब एकदम से बहुत कम कैसे हो गया? तो इसका एक रीजन है। रीजन ये है, ऐसा नहीं है कि फसलों उत्पादन में वृद्धि ना हो कि कमी हुई है या फिर घटोतरी हुई है, हालांकि बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जब हमारे पास और सारे संसाधन आ गए, जैसे फैक्ट्री आ गई, कारखाने आ गए, उसके बाद में जब सेवा कर आ गया तो उसमें डॉक्टर आ गया, वकील आ गए, लेकिन उससे क्या, हमें तो जीडीपी काउंट करनी है ना। तो हम जब जीडीपी काउंट करेंगे तो उसमें इसका आकलन नहीं करेंगे कि किससे कितना कम मिल रहा है, सबसे ज्यादा किससे मिल रहा है, उसका आकलन किया जाएगा। तो देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए 1951 में था आपका 52% और अब ये आ गया 90%। तो जो हमारा कम हुआ, हालांकि फसल उत्पादन में तो वृद्धि हुई है लेकिन कम हुई, लेकिन हमें क्या हुआ, इससे ज्यादा फायदा मिलने लगा। इन दोनों क्षेत्रों से जब ज्यादा फायदा मिलने लगा तो ये हमारा अपने आप कम हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि फसल उत्पादन में कमी हुई हो या फिर घटोतरी हुई हो, लेकिन बस बात इतनी है, जब हमें फायदा यहां से ज्यादा मिलने लगा तो हमने उस चीज को मैनिपुलेट कर लिया। और मैंने छोटा सा एक वो बना रखा है, आप चाहें तो उसको देख लीजिए, लेकिन ये याद रखने वाली चीज है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कृषि, देखिए जब भारत में कृषि की बात करेंगे तो यहाँ पे 55% कृषि मानसून पर निर्भर करती है। भारत में कृषि की बात करेंगे तो यहाँ की 55% जो क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं वो मानसून पर निर्भर करता है और लगभग 45% सिंचित क्षेत्र है। सिंचित क्षेत्र का मतलब इरिगेटेड एरिया, जहां पे हमें पानी के संसाधनों की मात्रा लगभग मिल जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हमने अगर 45% लिखा तो 45% पे मिल ही जाए, लेकिन वहां पे पानी के संसाधन पहुंचाए जा सकते हैं और सिंचित क्षेत्र उसको बोला जा सकता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए 55% कृषि जो है वो डिपेंड करती है मानसून पे। अब जब मानसून की बात की है ना, तो एक चीज और बता दूं मैं आपको, मानसून जो है ना, मानसून एक अरबिक शब्द है, इसको याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है। तो 55% जो एग्रीकल्चर है वो मानसून पर निर्भर करती है और लगभग 45% जो हमारी कृषि है वो सिंचित क्षेत्र में आती है। सिंचित क्षेत्र का मतलब जहां पर पानी की उपलब्धता है। अब 55% अगर कृषि मानसून पर निर्भर है तो एक तो बात यह है कि भारतीय किसान के पास इतने अच्छे संसाधन नहीं है कि अगर ये मानसून पर निर्भर ना करे तो शायद खेती भी होना मुश्किल हो जाएगी, काफी हद तक हम लोगों को कहीं ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन यदि मानसून पर निर्भर हम लोग रहते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वर्षा बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी कभी वर्षा होती ही नहीं है, तो किसान दोनों तरफ से मारा जाता है। अगर वर्षा ज्यादा हो गई तब भी किसान का लॉस हो रहा है, अगर वर्षा हुई नहीं तो अकाल जैसे, सूखा जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन 45% एक ऐसा एरिया है जो सिंचित क्षेत्र में है और हम यहाँ से एक अच्छा फसल उत्पादन ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय किसान, अब देखिए जब भारतीय किसान की बात करेंगे तो किसान ना सिर्फ दो तरीके की फसल उगाता है आजकल के टाइम पे। देखिए, एक तो हमारी होगी खाद्यान्न फसलें और दूसरी हमारी हो गई वाणिज्यिक फसलें। जब खाद्यान्न फसलों की बात करते हैं तो जैसे गेहूं, धान, और जब वाणिज्यिक फसलों की बात करते हैं तो इसमें कपास, रेशम और जूट जैसी फसलों को उगाया जाता है। अब देखिए, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे तो देखिए
55 लगभग 60% खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है और 35 से 40% आपका वाणिज्यिक फसलों को उगाया जाता है। देखिए, अगर हम सिर्फ धान गेहूं कर लेते हैं तो हमें खाने को तो मिल जाता है, लेकिन सिर्फ खाने से काम नहीं चलता ना, लोगों को पैसे की भी जरूरत पड़ती है और संसाधनों के लिए। हर भारतीय किसान चाहता है कि हम रेशम, कपास, जूट जैसी चीजें उगाएं, जिससे कपास हमें, जिससे कपड़े की प्राप्ति हो, धागे की प्राप्ति हो, जिससे हमें एक अच्छी आय मिल सके। लेकिन भारतीय किसान के पास इतनी ज्यादा खेती नहीं है कि वो वाणिज्यिक फसलों का उत्पादन अधिक से अधिक कर सके। देखिए, अगर खाद्यान्न फसलें हमको उगाना है तो हम धान और गेहूं उगा लेते हैं, कम से कम हमारे परिवार का जीवन यापन होता है, जीवन निर्वाह होता रहता है। लेकिन अगर हम वाणिज्यिक फसलें उगा लेते हैं तो कभी कपास का रेट बहुत ज्यादा हो गया, कभी कपास का रेट बहुत कम हो गया, रेशम का रेट कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। और दूसरी बात यह है कि हर व्यक्ति चाहे तो वो वाणिज्यिक फसलें नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए एक अच्छे क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। और यहाँ के किसान के पास, मैं आपको आज एक बात बताऊं, तो भारत में जितने भी किसान है ना, अगर भारत में मान लीजिए 100% किसान है, तो उसका 2/3 मतलब 2/3 अर्थात 66% किसान ऐसा है जिसके पास भूमि का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से भी कम है। अब बताइए, किसान के पास अगर 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है तो उसमें वो कैसे कॉमर्शियल क्रॉप्स को उगा पाएगा। इसीलिए किसान सबसे पहले अपने जीवन यापन करने की सोचता है और गेहूं और धान का उत्पादन करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भारत में कुल क्षेत्रफल का। देखिए, इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1, 51% जो हमारा है खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र है, यानी कि कृषि योग्य। उसके बाद में 21% वन है हमारे पास, 24% बंजर भूमि है और 4% चारागाह है। देखिए, 51% हमारे पास खाद्यान्न उत्पादन क्षेत्र यानी कि कृषि योग्य भूमि है, 21% पर हमारा फॉरेस्ट एरिया है जो कि वन वाला क्षेत्र है, 24% हमारे पास अनफर्टाइल लैंड है जहां पे बंजर भूमि अर्थात जहां पर हम कृषि योग्य जो भूमि नहीं होती, इसमें लिख लेते हैं, जो कि कृषि योग्य नहीं होती। उसके बाद 4% हमारे पास चारागाह है, चारागाह अर्थात जहां पशु चरते हैं। जहां पशु चरते हैं और उनको भोजन की प्राप्ति हो जाती है। भारत में कुल क्षेत्रफल का हम बात कर लेंगे एक बार दोबारा। 51% पे हमारे पास यानी कि 51% पे हमारे पास कृषि योग्य भूमि है, 21% पे हमारे पास वन है, 24% हमारे पास बंजर भूमि है जो कृषि योग्य नहीं होती है, और उसके बाद में 4% हमारे पास ऐसी भूमि है जो चारागाह है। उसके बाद भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र। देखिए, जब भी हम किसी क्रॉप या किसी पौधे को उगाते हैं ना, तो वो एक विशिष्ट टेम्परेचर, उसको विशिष्ट टेम्परेचर चाहिए होता है, विशिष्ट भूमि चाहिए होती है, मतलब एक फेवरेबल कंडीशन चाहिए होती है प्लांट्स को ग्रो करने में। और जब प्लांट्स को ग्रो करने में एक अच्छी सिचुएशन यानी अच्छी एक लैंड या फिर अच्छा उसमें वाटर मैनेजमेंट सब कुछ चाहिए होता है। तो भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र को हमने बांटा है, और किस आधार पर बांटा है, इसको बांटा है योजना आयोग ने। रुकिए, प्रत्येक फसल उत्पादन फसलोत्पादन हेतु विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है।
जैसे विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है, जैसे हमारा गेहूं है, गेहूं हमारा कैसा है? गेहूं हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, गेहूं जब हम उगाते हैं तो वो शीतोष्ण कटिबंधीय होती है, यानी कि ये शीत ऋतु में होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमें गेहूं उगाना है और हम शीतोष्ण ऋतु में ना उगा के उसको किसी और ऋतु में उगा लें। दूसरा हम बात करते हैं धान की। धान हमारा उष्ण कटिबंधीय है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में होता है। देखिए, प्रत्येक फसल उत्पादन करने हेतु उसको विशिष्ट जलवायु की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें गेहूं की, तो गेहूं हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा होता है, जो कि शीत ऋतु में उगाया जाता है। और बात करें अगर धान की, तो धान हमारा उष्ण कटिबंधीय पौधा होता है, जो कि ग्रीष्म ऋतु में उगाया जाता है, अर्थात गर्मी में उगाया जाता है। और एक बात हम आपको बताते हैं, देखिए, योजना आयोग के द्वारा कृषि जलवायु क्षेत्रों को 15 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, योजना आयोग के द्वारा भारतीय कृषि जलवायु क्षेत्रों को 15 भागों में बांटा गया, जैसे कि पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, और भी बाकी के हमारे 13 क्षेत्र और बचे हुए हैं। देखिए, ये एक अलग सा टॉपिक है और आज हम सिर्फ एक बेसिक एग्रीकल्चर की नॉलेज ले रहे हैं, तो मैं आपको पूरा इस टॉपिक की बात करूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आगे चल के, बाकी आगे देख लेते हैं। देखिए, भारतीय कृषि के समक्ष कुछ समस्याएं, कौन कौन सी मेजर ऐसे इफेक्ट्स हैं जिनसे एग्रीकल्चर भारत की बहुत अच्छी नहीं हो पा रही है, या फिर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं हो पा रहा है। देखा जाए तो भारतीय कृषि को किसी भी मतलब भारत देश की मेड ऊर्जा यानी कि बैकबोन कहा जाता है, और जब हमारी बैकबोन ही अच्छी ना हो तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर ही खराब हो जाता है। इसीलिए भारतीय कृषि में जो ये जो समक्ष समस्याएं हैं उनको निपटाने का काम गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अच्छे स्तर पर काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन हाँ, कोशिश जारी है और बहुत ही जल्दी ये समस्याएं सुलझ भी जाएंगी। अब देखिए, जैसे भारतीय कृषि में समक्ष कुछ समस्याएं हैं। देखो, सबसे पहला रीजन तो इसका ये है ना, मानसून पर अत्यधिक निर्भरता। जैसे मैंने आपको बताया, लगभग 55% जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर करती है। अब देखिए, अगर 55% कृषि मानसून पर निर्भर करती है, तो कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश होगी और कभी कभी बारिश हुई नहीं, तो किसान की संदिग्ध स्थिति हो जाती है और दोनों तरफ से मारा जाता है। दूसरी बात देखते हैं, निम्न गुणवत्ता वाले बीज। देखिए, निम्न गुणवत्ता वाले बीज, बात ऐसी है कि भारत सरकार पैसा देती है, लेकिन इतनी अच्छी क्वांटिटी में पैसा नहीं देती है कि इस पे बहुत ज्यादा रिसर्च करके काम किया जाए। इसीलिए थोड़ा सा बीज हमारे पास अच्छे नहीं होते। रिसर्च में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से
हमारे पास बहुत ज़्यादा अच्छे बीज नहीं है। ऐसा नहीं है हम बाहर से भी बीज इंपोर्ट करते हैं, लेकिन हर फार्मर की ये कंडीशन नहीं है कि वो बाहर से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सके बीजों का। एक कहीं ना कहीं बड़ा पहलू ये भी है। उसके बाद में कृषि आकारों का छोटा होना, कृषि जोत आकारों का जैसा अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि हमारे पास ऐसा नहीं है कि कृषि मतलब क्षेत्र नहीं है, हमारे पास क्षेत्र है, लेकिन मैंने आपको बताया 66% ऐसा फार्मर है भारत में जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम खेती है। एक कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण ये भी है, जैसे सपोज दैट यदि आपके कोई दादा है और आपके दादा के पास 10 बीघा खेती है और आपके पिताजी 2 भाई हैं, तो जब 2 भाइयों में खेती बचेगी बटेगी तो 5-5 बीघा खेती दोनों में बट गई। और अगर आप 2 भाई हो जाते हैं, मतलब आपके दादाजी हैं, उनके 2 बच्चे, तो 5-5 बीघा हो गई। और अगर आप 2 भाई हैं, यदि आपके पिताजी के पास 5 बीघा खेती है तो आपके पास तो 2.5 हुआ ना। तो इसीलिए जनसंख्या वृद्धि का भी एक होना इस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि कृषि का जो जोत आकार है हमारे पास छोटा है। चौथी और एक इम्पॉर्टेंट बात, और हमारे पास भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है। कभी कभी क्या होता है, जैसे भंडारण के लिए हमारे पास मतलब हमारे पास अगर अच्छी क्वांटिटी में अगर फूड होता भी है तो हम उसको क्या करते हैं, बहुत अच्छा उसको भंडारण नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो अ, मतलब ये जो मतलब जो उगाया हुआ है वो कभी कभी खराब हो जाता है या फिर सड़ जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से आपको चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे यूपी स्पेशल एग्जाम हो, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो, आपको 1 से 2 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको आराम से मिल जाते हैं। देखिए जब ऋतुओं के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण करते हैं ना, तो इसको 3 तरीके से बांटा गया है। नंबर 1, रबी की फसल। नंबर 2, खरीफ की फसल। नंबर 3, जायद की फसल। ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में हमने अपनी फसलों को बांटा है। जैसे रबी की हो गई, खरीफ की हो गई और जायद की हो गई। देखिए जो हमारी रबी फसल है इसको हम कहते हैं शीतकालीन फसल। और जो हमारी खरीफ की जो फसल है उसको कहते हैं ग्रीष्मकालीन फसल। और जो हमारी तीसरी फसल है ये क्या है, रबी व खरीफ के बीच अर्थात मध्य की फसल। ठीक है। अब रबी की फसल की, खरीफ की फसल की और जायद की फसल की थोड़ा सा ब्रॉड में बात कर लेते हैं एक अच्छे लेवल पे, जिससे आपको क्वेश्चन मिलने की ज़्यादा उम्मीद रहती है। देखिए अगर बात करते हैं नंबर 1 पे, रबी की फसल, मैंने आपको बताया इसको शीतकालीन फसल कहते हैं। इसकी बुवाई का समय और कटाई का समय। इसका जब हम रबी की फसल की बात करते हैं तो उसको शीत ऋतु में बोलते हैं, अर्थात इसको हम बोलते हैं अक्टूबर नवंबर में।
हम इसको बोलते हैं अक्टूबर नवंबर में, और इसकी कटाई कर देते हैं मार्च अप्रैल में। और इसकी प्रमुख फसलें हैं, सबसे मेजर क्रॉप तो इसकी गेहूं ही है, सरसों, चना और मटर। याद रखिएगा, आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। जब बात करते हैं खरीफ की फसल की, देखिए खरीफ की फसल को हम मानसून की फसल भी कहते हैं। इसकी बुवाई का समय क्या होगा? खरीफ की फसल की बुवाई का समय होता है जून जुलाई। और इसकी कटाई का समय क्या होता है? नवंबर दिसंबर। और इसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं? देखिए धान तो सबको पता ही होता है, बाजरा भी होती है आदि, और भी फसलें हैं, लेकिन धान सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपसे धान और आपसे मक्का भी पूछता है। चलिए यहाँ पे मक्का भी लिख लेते हैं। मक्का ये मैंने। उसके बाद में हमारा जो लास्ट बचता है वो होती है जायद की फसल। की बुवाई हम मार्च में करते हैं और इसकी कटाई जून में कर लेते हैं। और इसकी प्रमुख फसलें खीरा, तरबूज, तरबूज, बेल वाली सभी आती हैं लगभग। और एक बात याद रखिएगा, एक हमारी जो कुल होता है, एक जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा तो बात होगी उसकी फैमिली की और उसके क्रोमोसोम नंबर की, तो एक हमारी कुकुरबिटेसी फैमिली होती है। तो कुकुरबिटेसी कुल की जितनी भी मतलब प्रोडक्शन होते हैं, जैसे खीरा तरबूज, ये सब कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। तो कुकुरबिटेसी कुल की जितने भी प्रोडक्ट होंगे सारे के सारे, मतलब सारी फसलें हमारी इसके अंतर्गत आएंगी, जायद के अंतर्गत आएंगी। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे बात को, और कहीं पे अगर कुछ डाउट लग रहा हो तो हम उसको आगे भी क्लियर करेंगे। और उम्मीद है आप लोग पढ़ते रहिए, और जहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद रखिए सब कुछ आपको बेस्ट मिलेगा, थोड़ा सा भरोसा बनाए रखिए, और गिव मी अ वन चांस, आई विल प्रूव टू माई सेल्फ। जय हिंद, थैंक यू।